Hello friends, welcome to the channel of Career Path. हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ओवर कैपिटलाइजेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमें क्या करना है, अंडर कैपिटलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, आज हम अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। तो एक कंपनी इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज। एक कंपनी अंडर कैपिटलाइज कब कहेंगे हम एक कंपनी की वो अंडर कैपिटलाइज है जब उसने अपनी अर्निंग एक्सेप्शनल हायर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज। जब अंडर कैपिटलाइजेशन तब होगा जब एक कंपनी ने अपनी जो अर्निंग है वो दूसरी कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा करी है। ठीक है, तब हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या कहा था कि उसकी जो अर्निंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। और अंडर कैपिटलाइजेशन में हम क्या कह रहे हैं कि जो अर्निंग है कंपनी की क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कंपनीज टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द कैपिटल रेज। जितनी कैपिटल उन्होंने रेज भी नहीं की थी उससे ज़्यादा उनकी क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी, जैसे कंपनी कैपिटलाइजेशन है 20 लाख रुपए, उनकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 15%, उनकी अर्निंग कितनी हुई है 30%। मतलब 20 लाख रुपये की से इसकी अर्निंग कितनी हो गई है, 30% हो गई है। ठीक है, ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इट इज़ केस ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन अगर हम सिंपल टर्म में समझें कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो हम यही कहेंगे कि अर्निंग जो है इसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी, मतलब हायर प्रॉफिट होना चाहिए दूसरी कंपनी के मुकाबले। हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन है। क्या क्या कारण होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के, कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के। तो फर्स्ट हम बात करें एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के टाइम में हमने एसेट्स को एक्वायर कर लिया है। रिसेशन होगा तो उस टाइम में उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी, लो गई होगी। तो एसेट की कॉस्ट जो है लो है और उस टाइम पे हमने जब एसेट को एक्वायर कर लिया है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हायर प्रॉफिट हमने अर्न किया है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, रिसेशन का टाइम कैसा होता है, जब हमारे पास जो कंडीशन है वो होती है लो की। ठीक है, इन्फ्लेशन में हमारे पास कैसी कंडीशन होती है, हायर की कंडीशन होती है। रिसेशन के टाइम पे हमारे जो प्राइस चले जाते हैं प्रोडक्ट के, वो चले जाते हैं लो। और उस टाइम पे अगर कोई भी कंपनी एसेट्स को एक्वायर कर लेती है, इट मीन्स उसने मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में क्या करा है, एसेट को एक्वायर किया है। अंडर एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स थी तो हमारे पास 10 रुपये की, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया कि शायद हमें इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें शायद 9 ही रुपये की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से हमने लगा के चल लिया, मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट को बाय द प्रमोटर्स के द्वारा, इसको जो कि हमारे पास इनसफिशिएंट है कंडक्टेड ऑपरेशन। हम ये सोचते हैं कि जो ये पैसे हैं, जितने भी हमारे पास फंड्स हैं, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशन कर सके, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा फंड्स को हम क्या कर लेते हैं, इसमें रेज कर लेते हैं, जो कि किसकी सिचुएशन का कारण बनती है, अंडर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फंड्स लगाएंगे किसमें, कंपनी में, अगर हम ज़्यादा फंड्स लगाएंगे तो कंपनी अच्छे तरीके से क्या करेगी, रन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को हायर अर्निंग हो जाएगी। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है वो भी हमारी कंजर्वेटिवली तरीके से बनाई गई है। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ये सोचती है कि हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, प्लगिंग बैक प्रॉफिट को। मतलब ये चाहती है कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दें। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने जो शेयर ले रखे हैं, जो शेयर कंपनी के ले रखे हैं, कंपनी क्या चाहती है, हम शेयर होल्डर से उनके शेयर खरीद लें। ठीक है, कंपनी जब शेयर होल्डर से शेयर खरीद लेती है, बाय बैक कर लेती है अपने शेयर्स को, तब कंपनी जो है अब शेयर होल्डर को नहीं डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, उनका डिविडेंड किसके पास चला जाएगा, प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। अब प्रमोटर्स के पास जो डिविडेंड जाएगा वो प्रमोटर्स क्या करेंगे, उस डिविडेंड को कंपनी में लगाएंगे,
उसे रिटेन कर देंगे कंपनी में, ठीक है। अब रिटेन करने के बाद में जब कंपनी में जब पैसा लग रहा है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, हायर हो जाएगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट है। मैनेजमेंट एक हाईली एफिशिएंट है जो कि क्या करता है, इशू करता है मिनिमम शेयर कैपिटल और एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के साथ मीट करता है। कहाँ पे, बोरो तो कर रहा है, वो बोरो कौन से पे कर रहा है, डेप्ट को बोरो किया उसने, वो भी लो इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे उसने क्या किया है, डेप्ट को बोरो किया है। मतलब एफिशिएंटली इतना, मतलब कि उनका मैनेजर जो है कंपनी का वो इतना हाईली एफिशिएंट है, वो क्या कर रहा है, अपनी शेयर कैपिटल जो है वो मिनिमम इशू कर रहा है और जितनी भी उसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जो भी ज़रूरत पड़ती है वो उसने कहाँ से उठाए हैं, उसने डेप्ट से उठाए हैं, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व का भी क्रिएट किया जाता है। एक कंपनी जो कि लार्ज सीक्रेट रिजर्व करती है इसलिए उनकी प्रॉफिट क्या होती है, हायर होती है। ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी जो है वो क्या कर, रिजर्व को जो है क्रिएट ही नहीं करती है, तो रिजर्व को वो क्रिएट नहीं करेगी तो उसकी अर्निंग क्या होगी, लो चली जाएगी। अब उन्होंने इतने सारे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखे हैं तो ये बात है कि जो कंपनी की जो अर्निंग है, जो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, हायर होगा। अब हम इसके देखते हैं इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन ऑन शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर पर इसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी में बी वेरी हाई, जो प्रॉफिट है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो कंपनी का रेट है अर्निंग पर शेयर जो है वो भी क्या चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन में अर्निंग हमारे पास कम थी तो शेयर की जो वैल्यू थी वो भी कम चली गई थी, ऐसे अब अगर हमारे पास अर्निंग ज़्यादा है तो शेयर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी। द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इन द मार्केट जो है वो ग्रो करेगा। फाइनेंशियल रेपुटेशन जो है कंपनी की मार्केट में वो भी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अर्निंग ज़्यादा कर रही है ना, तो इससे क्या होगा, उसकी रेपुटेशन जो होगी कंपनी की वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जो शेयर होल्डर जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें हायर डिविडेंड मिलना चाहिए, तो उन्हें हायर डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तब क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के, मतलब कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम इसके इफेक्ट देखें अंडर कैपिटलाइजेशन का कंपनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हायर प्रॉफिट की वजह से मार्केट वैल्यू जो है कंपनी के शेयर्स की वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इससे जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। वही सेम पॉइंट है जो हमने शेयर होल्डर्स के पॉइंट में पढ़ा था। मैनेजमेंट जो है वो टेम्पटेड हो जाएंगे बिल्ड करने में, सीक्रेट रिजर्व को वो क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। सीक्रेट रिजर्व जब वो क्रिएट करेंगे तो उसी की वजह से हमारी जो अर्निंग है वो क्या होगी, हायर होगी। हायर रेट ऑफ अर्निंग जो कि अट्रैक्ट किसे करेगी, कंपटीशन को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपकी लोअर अर्निंग है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट जो आप जो गुड्स जो आपने प्रोडक्ट करने हैं, जो भी आपने प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, उसको आप उस रेट पे नहीं खरीद पाओगे जिस रेट पे जो है मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट के प्राइसेस पे जब आप प्रोड्यूस नहीं करते हो गुड्स को, तब आप कंपटीशन से बाहर होगे। अब ये मार्केट के प्राइस पे प्रोड्यूस को कर सकता है ना, प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये कंपटीशन के अंदर ही है और ये कंपटीशन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। The worker of the company may be tempted to the demand higher wages, bonus और अदर बेनिफिट। अब उसमें क्या कर रहे थे, वर्कर्स जो है उनको लो वेजेस मिल रही थी, अब इसमें क्या मिल रही है, वर्कर्स को हायर वेजेस मिल रही है, क्योंकि कंपनी जो है हायर अर्न करनी है। जब उसमें जब ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि जिसमें जॉब का जो है फियर रहता है, मतलब कि जॉब उनकी चली जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डिक्लाइन में जा रही है, डिक्लाइन सिचुएशन आ गई है कंपनी की, तो जॉब की फियर रहती है कि उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अर्निंग ज़्यादा हो रही है। यदि कंपनी की अर्निंग जो है वो हायर प्रॉफिट है तो कस्टमर्स जो है वो फील करते हैं बीइंग ओवरचार्ज्ड बाय द कंपनी, ठीक है, ओवरचार्ज बाय द कंपनी, मतलब कि अगर कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो कस्टमर ये सोचते हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो कंपनी शायद ओवरचार्ज कर रही है, मतलब कोई
₹10 का प्रोडक्ट था और कंपनी उसे ₹12 में बेच रही है, इट मीन्स वो कंपनी जो है वो उनसे ओवर चार्ज कर रही है, उनसे ज़्यादा कीमत ले रही है उस चीज़ की। द गवर्नमेंट में इंक्रीजेज टैक्स रेट ऑन कंपनीज अर्निंग एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, टैक्स का रेट जो है गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी जो है एक्सेप्शनल प्रॉफिट से भी ज़्यादा अर्न कर रही है। जितना उनको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था वो उससे भी ज़्यादा जब प्रॉफिट को अर्न करती है, दैट इज़ ए एक्सेप्शनल केस है ये, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनसे हायर टैक्स रेट चार्ज करती है। अब देखते हैं इफेक्ट अंडर कैपिटलाइजेशन का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अंडर कैपिटलाइजेशन में जहाँ पे आपका हायर प्रॉफिट हो रहा है, आपके हायर प्राइसेस हो जाएंगे शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में, या आपके अनकरेज करेगा अनहेल्दी स्पेकुलेशन इन इट्स शेयर्स। जो स्पेकुलेशन में हमारी इस बार ज़रूरत किस चीज़ की होती है, स्पेकुलेशन में हमारे पास ज़रूरत होती है प्राइस की। अब प्राइसेस हमारे पास है, स्पेकुलेशन में हमारे पास ज़रूरत होती है मनी की। मनी हमारे पास है, अब मनी जब है हमारे पास तो हम मनी को कहाँ लगा सकते हैं, शेयर्स की बिड कर सकते हैं ना, शेयर्स की डिमांड कर सकते हैं, शेयर्स की बिड में जा सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं। हायर प्रॉफिट की वजह से कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं कि कहीं उन्हें उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा है। वे लिंक करते हैं हायर प्रॉफिट को हायर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि उन्हें हायर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें अपना जो प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो हायर चार्ज कर रहे हैं वो हमसे। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिल्ड करती है सीक्रेट रिजर्व को और पे करती है लोअर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है और जो गवर्नमेंट है उसको क्या देती है, कम से कम टैक्सेस देती है। इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो काम करती है कंपनी में। अब इसके रेमेडीज़ क्या क्या होते हैं। अब अंडर कैपिटलाइजेशन है जहाँ पे हम एक्सेप्शनल से भी ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं तो इसके रेमेडीज़ क्या क्या होंगी। अंडर कैपिटलाइजेशन में बी रेमेडीड बाय इंक्रीजिंग द पर वैल्यू एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये आपके डिक्रीज कर सकता है रेट ऑफ अर्निंग को पर शेयर को। मतलब इसने कहा कि अंडर कैपिटलाइजेशन में अगर आप अपने जो शेयर है उसकी वैल्यू को अगर आप कम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप अपवर्ड कर दो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है, वैल्यू ऑफ एसेट्स को रिवाइज करके उन्हें बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपके पास एसेट्स बढ़ जाएंगी, एसेट्स बढ़ी इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। जब आपके पास एक्सपेंडिचर होगा तो आपकी रेट ऑफ अर्निंग क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन चली जाएगी। मैनेजमेंट में कैपिटलाइज द अर्निंग बाय इशूइंग बोनस को शेयर्स को इशू करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से। ठीक है, ये भी रिड्यूस कर सकता है आपकी रेट ऑफ अर्निंग को। क्यों, क्योंकि अगर आपने बोनस दिया, जो आपके पास जितना आपने जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखे थे, ठीक है, उसको आप कम कर दो। ठीक है, और जो वो वहाँ से जो पैसा आएगा वो आप बोनस के रूप में किसे दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। ठीक है, आपके शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से, और जो आपकी रेट ऑफ अर्निंग है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसा कम रह गया ना। जहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन होगा मतलब कि इन सफिशेंसी ऑफ कैपिटल, मोर शेयर डिबेंचर में भी इशू कर दो आपके पास। अगर आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, शेयर्स और डिबेंचर को पब्लिक के पास इशू कर सकते हो, जिससे कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपके पास इनसफिशिएंसी कैपिटल की, आपके पास कैपिटल है ही नहीं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। ये पूरा ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।